कोई प्रॉब्लम होने शिफ्ट हो जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंकुश देखते बच्चीस, आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर। हम फ्रेश आ रहा है तो देख रहे हैं, लेकिन आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, क्या हुआ बोलो? मैं नहीं आ रहा हूँ तो कैसे आऊँगा, साइड में खड़ा हो तो। अभी देखो तो, ओ सब আছে হাইফাই আছে এখানে, চিন্তা করা দরকার নেই, चुपचाप बॉस ठंडा लगते से। अभी आ रहे, ठीक है, अभी साइड होकर पढ़ाना पड़ता है ना, ठीक है। आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट। अब देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहला है, टेंस को समझने से पहले आपको टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे है एम बाइंग, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, मैंने कहा था ना इज एम आर, है ना। और देखो वर्ब में क्या है, आईएनजी, मैंने कहा ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है और ये किसी कंटिन्यूअस टेंस के साथ ही लगता है। तो इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ लगती है, तो यानी सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में लिखा गया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो प्रेजेंट टेंस का ही ना हिस्सा है। मेरी बात समझ में आ रही है पीछे, ठीक है। तो ये इसको लिखा गया है प्रेजेंट टेंस में, पर टाइम का इस्तेमाल किया गया है फ्यूचर का, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है फ्यूचर ना, नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है फ्यूचर। अब देखो इसी सेंटेंस में टाइम भी आ गया, टेंस भी आ गया। यहां पे देखो वर्ब का फॉर्म को आईएनजी में लिखा गया फोर्थ फॉर्म में। आपको पता है कि टेंस जो होता है एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये वर्ब के फॉर्म के साथ डील करता है। और यहां पे टाइम दिया हुआ है फ्यूचर, तो देखो टाइम फ्यूचर में है, नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर टाइम इज फ्यूचर बट द टेंस इज प्रेजेंट। एक ही सेंटेंस में दोनों कॉन्सेप्ट काम कर रहे थे। ऐसा क्यों होता है कि मैं अगले साल एक कार खरीदने जा रहा हूं, इसका कुछ नियम है। नियम यह है कि जब भी आपका कोई ऐसा काम जो आपने प्री प्लान करके रखा है, अरे अगले मंडे को ना हम लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं, नहीं बोलते हैं, हिंदी में बिल्कुल सही बोलते हो पर इंग्लिश में बोल नहीं पाते हो। वी आर गोइंग टू दार्जिलिंग नेक्स्ट मंडे, ये होगा सही। और देखो अब फ्यूचर में तुमको जाना है, तुमको बोलना चाहिए वी विल गो टू दार्जिलिंग नेक्स्ट मंडे, तुम बोल रहे हो वी आर गोइंग टू दार्जिलिंग नेक्स्ट मंडे। वो भी गलत नहीं है, पर रूल कहता है कि जब कोई नियरेस्ट फ्यूचर में, नज़दीक कोई समय में आपने कोई प्लान करके रखा है, कोई योजना बना के रखी है कि कोई काम आप करने जा रहे हो, पहले से प्री प्लान्ड है, तो उसे या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। लेकिन भले ही टाइम क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो यहाँ क्या बोला गया है, इस सेंटेंस में एम बाइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जो कि प्रेजेंट टेंस है, टेंस इज प्रेजेंट, वर्ब के हिसाब से टेंस प्रेजेंट है। लेकिन जो एक्टिविटी हो रहा है कार खरीदने का जो काम है वो कब हो रहा है, नेक्स्ट ईयर, यानी कि टाइम कब है, फ्यूचर में है। कार खरीदने का काम फ्यूचर में करोगे पर लिख रहे हो प्रेजेंट टाइम में। सो टाइम इज फ्यूचर बट सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, दैट मीन्स बोथ टाइम एंड टेंस आर टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा टाइम फ्यूचर में है तो तुम्हारा टेंस भी क्या होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, टाइम एंड टेंस ऐसे वर्क नहीं करता। दिस मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टाइम मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एंड हेंस नॉन ग्रामेटिकल। इसलिए टाइम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, और इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, ये नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। बट ऑन द अदर हैंड टेंस इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। टेंस क्या है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्यों, इट डील्स विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्योंकि टेंस का काम है जितने भी वर्ब है इंग्लिश ग्रामर में उसके अलग अलग फॉर्म को डिसाइड करता है। इसलिए वो क्या है, टेंस जो है वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, पर टाइम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम बस टाइम है, एक टाइम समय का नाम है, उसका ग्रामर से कोई लेन देन नहीं है। पर टेंस ग्रामर है क्योंकि वो वर्ब के अलग अलग फॉर्म को डील करता है। ठीक है, मुझे लगता है ये समझ में आपको आया टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर टाइम आपका फ्यूचर में है तो आपको फ्यूचर टेंस में ही आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे शुरुआत होती है टेंस की। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट है क्या? टाइम एंड टेंस क्लियर है, ठीक है। सो अब देखो आगे बढ़ने से पहले देखो हम लोग को पर्सन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिना पर्सन को पढ़े टेंस पढ़ना थोड़ा सा अधूरा हो जाता है, हालांकि नहीं पढ़ाएंगे तो भी होगा लेकिन फिर दिक्कत तो होगा। देखो पर्सन,
पर्सन यानी पुरुष, एक्चुअली हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। सब प्रोनाउन है, आई वी यू दे, क्या है? प्रोनाउन है। मैंने अपना नाम नहीं लिया, आई बोल दिया, मैंने उसका नाम नहीं लिया, शी बोल दिया, तो सारे प्रोनाउन ना। प्रोनाउन किसे कहते हैं? तुम्हारे नाम के जगह पे मैंने तुम्हें किसी और नाम से बुलाया, प्रोनाउन सर्वनाम से बुलाया। सर्व ये जो सबके लिए है, लड़का होगा तो ही, लड़की होगा तो सी, सबके लिए हो गया ना, सर्व नाम, प्रो नाउन, ठीक है। ये आईफोन का 14 प्रो नहीं है फिर। तो पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हु इज द फर्स्ट पर्सन? द स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, लाइक मी। हेयर आई एम द स्पीकर। मैं बोलने का काम कर रहा हूं, तो मैं कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। मैं कितना आदमी हूं? तो सिंगुलर हो गया प्लूरल? सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है? आई। अब मेरे साथ अगर मेरे एक और टीचर हैं और वो भी लेक्चर दे रहे हैं, तो स्पीकर कितने हुए? दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये लोग कौन हुए? प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो उसे क्या बोलेंगे? वी। समझ में आ रहा है? हु इज सेकेंड पर्सन? यू ऑल आर, बिकॉज यू ऑल आर लिसनिंग टू मी। जो श्रोता होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, जो लिसनर होते हैं, उन्हें सेकेंड पर्सन कहते हैं। अब सुनने वाला एक आदमी भी हो सकता है, उसके लिए भी यू। तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है, और सुनने वाले तो लाखों लोग भी हो सकते हैं, तो भी क्या होता है? यू, है कि नहीं? आप या आप लोग, है ना? जितने भी लाखों लोग हो गए, सबके लिए यू हो गया। तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल भी क्या होगा? यू। अब आते हैं थर्ड पर्सन। अन्य पुरुष बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? द पर्सन ऑफ whom we are talking about but they are not present there, may or may not be present there। उन लोगों के बारे में जो लोग यहाँ पे शायद उपस्थित नहीं है, या कहीं दूर है, या यहाँ आसपास हमारे नहीं है, उनके बारे में हम बात करें। कभी कभी होता है आप दो दोस्त आते हो पर बात करते हो किसी थर्ड पर्सन के बारे में जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ थर्ड पर्सन। अब वो लड़का होगा तो ही होगा, लड़की होगा तो शी होगा, और कोई प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट होगा तो इट होगा। कोई मूवी की बात कर रहे हो तो इट होगा। तो देखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही होता है। और लड़की के लिए क्या होगा? शी। प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? इट। और अगर जिनके बारे में बात कर रहे हो वो कई सारे लोग हैं, तो क्या हो जाएगा? दे। थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये वीआईपी प्रोनाउन है। ही मतलब राम, श्याम, जोदू, मधु, कोई भी लिख सकते हैं। शी, तुम लोग लड़की लोग का नाम कोई भी, सिंगुलर, एक एक करना। अब बोलोगे श्याम एंड मीरा, तो नहीं होगा, वो थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाएगा। दो लोग हो गए ना, सिंगुलर माने एक, दो नहीं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? समझना ये है कि भाई ये नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव है क्या? ये प्रोनाउन का ही पार्ट है, ठीक है, प्रोनाउन का ही पार्ट है। तो ये क्या करेंगे, इसे क्या समझेंगे, कैसे करेंगे, क्या है नहीं है। देखो, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्ट। एक सेंटेंस का 3 पार्ट होता है, SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन्हें तीनों से बनता है सेंटेंस। पूरा सेंटेंस अगर बनाना हो, छोटा सेंटेंस, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 3 चाहिए। यानी सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट इज कॉल्ड द डूअर ऑफ द एक्शन। सेंटेंस से वर्ब होना जरूरी है, दैट इज एक्शन का होना जरूरी है। तो उस एक्शन को करने के लिए हीरो भी तो चाहिए। तो हीरो कौन होता है? सब्जेक्ट। ये सेंटेंस को शुरू करने का काम करते हैं। इट स्टार्ट्स अ सेंटेंस। अ सेंटेंस बिगिंस विद द नॉमिनेटिव केस ऑफ द प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन का जो नॉमिनेटिव केस है ना, ये सेंटेंस के शुरुआत में होते हैं, सेंटेंस को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो सेंटेंस को खत्म करने का काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। पोजेसिव केस, पोजेशन, दैट इज बिलोंगिंग, समथिंग बिलोंग्स टू यू और समथिंग बिलोंग्स टू समबडी। कोई चीज़ तुम्हारा है या किसी और का है। ये जो पोजेशन है, ये जो ओनरशिप है, जो मालिकाना हक है कि मेरा, तुम्हारा, उसका, ये बताने के लिए हम लोग सेंटेंस में पोजेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो किसी बात को एम्फासाइज करने के लिए, जोर देने के लिए क्या आता है? आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तो बात पे जोर पड़ रहा है ना। आई डोंट वांट योर हेल्प, आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है।
तो ये सब्जेक्टिव केस देख लेते हैं सबसे पहले। तो इनसे सेंटेंस शुरू होता है, आई का सब्जेक्टिव केस आई होगा, वी का सब्जेक्टिव केस वी होगा, यू और यू का सब्जेक्टिव केस यू होगा, कोई चेंज नहीं है। यहां तक कि इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, शी का भी शी होता है, इट का भी इट होता है, दे का दे होता है। इनसे हम किसी भी सेंटेंस को शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि सेंटेंस में लास्ट में रख दिया, ऐसा नहीं। वो लास्ट में अगर ये आता भी है तो उसके केसेस अलग हैं। ऑब्जेक्टिव केस आई से क्या बनता है? मी। ये वर्ब के बाद इस्तेमाल होने वाला चीज़ है। वर्ब के बाद अगर आई लिखोगे तो गलत है, आई की फॉर्म मी लिखना पड़ेगा। वी का लिखना पड़ेगा अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही होगा, दे क्या होगा? देम। अगर वर्ब के बाद लिख रहे हो, सेंटेंस को खत्म कर रहे हैं, काम कर रहे हो, वहां पे अगर ये प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हो तो इनका ये फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव केस की बात करें तो आई का पॉजिटिव केस क्या होगा? माई या माइन। अब दोनों में फर्क ये है, देखो फर्क ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, कि ये जो माइन है ना, ये जो माइन है, माइन, ठीक है, ये इसे कहते हैं ये है प्रोनाउन। और ये जो माई है ये प्रोनाउन नहीं है, ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, और माई हो गया पोजेसिव एजेक्टिव। व्हाट इज एन एजेक्टिव? पढ़ाएंगे। व्हाट इज एन एजेक्टिव? एन एजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन को या प्रोनाउन को डिफाइन करता हो। हिंदी में कहते हैं ना, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। विशेष क्या है? विशेषण मतलब विशेष, यानी ये जो संज्ञा है, संज्ञा मतलब किसी का नाम, और प्रोनाउन मतलब संज्ञा के बदले जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम जो सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसके गुड या बैड के बारे में, इसके क्वालिटी के बारे में जो बताता है उसे कहते हैं एजेक्टिव। और एजेक्टिव है तो नाउन होगा ही, नहीं तो एजेक्टिव किसको डिफाइन करेगा? एजेक्टिव लिख दिए, नाउन ही नहीं है, कहाँ से इसे होगा? और नाउन को डिफाइन करना है, प्रोनाउन को डिफाइन करना है, एजेक्टिव चाहिए, तो ये एजेक्टिव है। इसीलिए अगर ये एजेक्टिव है, ये क्या है? एजेक्टिव है, तो भैया इसके बाद नाउन चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गंडोगोल होगा। और ये क्या है? प्रोनाउन, बोलो है। इसके बाद नाउन नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होता है ना जिसे नाउन के जगह इस्तेमाल करते हैं। तो भैया तुम अगर प्रोनाउन हो तो तुम्हें नाउन के जगह इस्तेमाल किया गया है, तो तुमको नाउन क्यों चाहिए? पर तुम अगर एजेक्टिव हो तो तुम तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करोगे। तो तुम अगर एजेक्टिव हो और तुम्हें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना है तो तुमको नाउन चाहिए। तो जब भी माई लिखोगे यहाँ पे कुछ चाहिए, जैसे दिस इज माई हाउस। हाउस नाउन है, पर ये हाउस किसका है? माई का है, तो ये क्या होगा? एजेक्टिव, क्योंकि घर के बारे में बता रहा है। किसका? तो मेरा, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखते हैं, दिस हाउस इज माई लिख सकते हैं क्या? तुम ही बताओ। ऐसे दिस हाउस इज माई, माई बाप थोड़े ना है, ऐसे थोड़े हो जाएगा यहाँ पे। दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है, एंड दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। ये घर मेरा है और ये मेरा घर है। देखो दोनों में डिफरेंस है। ये एजेक्टिव है, इसके बाद आपको नाउन देना होगा। ये प्रोनाउन है, नाउन पहले ही आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, माई लगाओगे नाउन चाहिए, माइन लगाओगे तो नाउन पहले ही आ चुका होगा। समझा पाया? बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो आई से बनता है माई और माइन। सेम यहाँ भी आवर आवर्स वही होगा,
ये आवर्स जो है ये प्रोनाउन है और आवर क्या है, एडजेक्टिव। योर क्या है, एडजेक्टिव, योर्स क्या है, प्रोनाउन। हीज हो गया, एक ही है, हीज, हर, हर्स, इट्स। और यहाँ पे आई से रिफ्लेक्सिव क्या बनता है, माई सेल्फ। वी से आवर सेल्फ, यू से योर सेल्फ। देखो जो प्लूरल है ACLVES होगा, ACLVES होगा, और जो सिंगुलर है ACLF होगा। ठीक है, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ, दे देमसेल्व्स। क्लियर हुआ, ये फॉर्म हो गया। सारे नोट्स में दे दूंगा, ठीक है, आप लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल दिया है, ही स्टडीज हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, मैंने सब करवा दिया है, ये मेरा अपना बनाया हुआ नोट्स है। ही सेंटेंस को शुरू कर रहा है ना। देखो स्टडीज माने क्या होता है, पढ़ना, तो ये काम है कि नहीं, तो वर्ब है। अब भैया अगर काम हो रहा है तो काम करने वाला आदमी नहीं चाहिए, तो कौन है, ही को बोलते हैं डूअर ऑफ द एक्शन। स्टडीज एक्शन है, पढ़ना, एक्शन मतलब काम, कर कौन रहा है, डूअर कौन है, ही, तो ही सब्जेक्ट हो गया और सेंटेंस के फर्स्ट प्लेस पे है, यानी कि ये ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में तो सब्जेक्ट है। सिंपल सिंपल समझो, कोई बड़ी बात नहीं। 10 समझ गए ना, तो आगे का सारा ग्रामर खत्म, हलवा हो जाएगा। वो SBI PO क्या, RBI ग्रेड भी क्या, सब हो जाएगा। देखो आई विल राइट, मैं लिखूंगा, लिखना वर्ब है, लिखना काम नहीं है, तो करने वाला भी होगा कौन, यहां लिख सकते हैं मी राइट अ लेटर, आवर राइट अ लेटर। लिखने से ही लगेगा, तुमको ग्रामर नहीं भी आता तभी तुमको समझ में आ जाएगा कि बकवास कर रहा है। हमको नहीं मालूम है क्या होगा, पर तुम जो बोल रहे हो ना वो बकवास है। दोनों डिस्क्लेमर देना पड़ता है ना, नहीं तो बोलेगा तुम बताओ, तो पहले बोल दो देखो हमको पता नहीं है इसका आंसर, तुम जो बोल रहे हो बकैती कर रहा है तुम, लेकिन इसे नहीं होगा। तो आई विल राइट अ लेटर, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो वर्ब के बाद इसको इस्तेमाल किया गया, नाउन है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है। कैसे मालूम चलता है ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब को क्वेश्चन करो, व्हाट, आई विल राइट व्हाट अ लेटर, जवाब मिलता है, वो ऑब्जेक्ट है। क्योंकि लिखने का रिजल्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, इसके ऊपर। लेटर जो है ना, रिसीवर ऑफ द रिजल्ट, जो हो रहा है उसको रिसीव करता है, तो ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई विल बीट यू, मैं पीटूंगा किसको, तुमको, तो पीटने का रिजल्ट कौन रिसीव करेगा, तुम लोग, तो तुम लोग हुआ ऑब्जेक्ट। पीटूंगा मैं, तो मैं हुआ सब्जेक्ट। अब क्या करूंगा मैं, पीटूंगा, तो पीटूंगा क्या है रे, हाँ क्लियर हो गया। और दो एग्जांपल, ठीक याद है, नो यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, तो जानना भी तो क्या है, वर्ब है। क्या आर्यन, हाँ जानना क्या है, वर्ब है। ये जानने का काम कौन कर रहा है, तो यू सब्जेक्टिव केस हुआ, यू का सब्जेक्टिव केस यू, लेकिन देखो ये वर्ब है। यहां ऐसे बोलेंगे यू नो आई, नहीं होता है, एब्सर्ड है बहुत ज्यादा। तो यहां वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो मुझे जानता है आई, पर आई नहीं लिख सकते क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये वर्ब है तो वर्ब के बाद मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। उसे जानते हो, ही को, तो ही नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, यू नो हिम। शी को लिखना है तो यू नो हर, वी को लिखना है तो क्या होगा, यू नो अस, वी को बोला। उन लोगों को जानते हो तो यू नो देम। अब समझ में आया, हर प्रोनाउन की अपनी एक औकात है, उन्हीं औकात के हिसाब से उन्हें अपने जगह पे बैठना है। हर काम इंपॉर्टेंट है और हर एक का फंक्शन। देखो एक ऑफिस में काम करने वाला IAS और एक ऑफिस में काम करने वाला चपरासी, दोनों का भयंकर फंक्शन है। कैसे, IAS अपना काम करता है और चपरासी, अब तुम जाके लेटरिन गंदा करके आते हो, साफ कौन करता है, स्वीपर। और स्वीपर साफ ना करे तो ऑफिस में बैठ पाओगे, पॉसिबल है। और IAS को भी उसको बटरिंग करना पड़ता है, फिर ए भाई साफ कर देना, ए भाई साफ कर देना। तुम IAS होगा अपना जगह, हर एक काम का ना अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो चपरासी अपना काम करेगा, वो अपने जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफिस के लिए। हॉस्पिटल, इतने ऑपरेशंस हो सब कुछ, लेकिन वहाँ पे स्वीपर अगर साफ करे मतलब ब्लड, इतना पैथोजेन, इंजेक्शन कौन साफ करेगा, वहाँ तुम खड़ा ही नहीं हो पाएगा, जो खड़ा वो बीमार हो जाएगा। सो दे आर डूइंग द ग्रेट जॉब। सो एवरीबडी वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक का काम इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे पॉजिटिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव का चाहे रिफ्लेक्सिव हो,
सबका काम इंपॉर्टेंट है, समझ लो अच्छे से, ठीक है। दे नो हिम, अब पता को दे, नो मैंने वर्ब है ना भाई, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, सेकेंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नोन, फोर्थ फॉर्म नोइंग, फिफ्थ फॉर्म एस लग जाता है, नोज, दैट इज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, फर्स्ट फॉर्म। ये भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस है, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। दे नो हिम, ये सब्जेक्ट हुआ, जानने का काम कौन कर रहा है, दे, किसको जान रहा है, ही को, लेकिन दे नो ही नहीं लिख सकते, ये अगर वर्ब है ना, इसके बाद हमको जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमको ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए, तो ही आ रहा है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। अब यहां पे प्रोनाउन को हटा के नाउन लिखोगे तो अलग बात है, इसे लेटर, अब इसका तो कोई फॉर्म नहीं होता है ना, ठीक है। आई नो यू, देखो आई सब्जेक्ट है, इस न्यू से, इस यू से सेंटेंस शुरू किया गया था, तब ये सब्जेक्टिव केस था, लेकिन जब ये वर्ब के बाद आता क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, आई नो देम, दे मस्ट नो इट, दिस इज माई पेन एंड दिस पेन। देखो माई क्या है, एडजेक्टिव, और अगर आपने एडजेक्टिव लिखा है तो वो जिसको क्वालिफाई करेगा नाउन या प्रोनाउन को वो होना चाहिए, है ना, इसलिए क्या एडजेक्टिव है। वो तो बोलता है माई तो प्रोनाउन है, माई प्रोनाउन को बोलता है, गलत पढ़ाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और माइन क्या है, प्रोनाउन है। देखो इसलिए इसके बाद नाउन है नहीं है, नाउन पहले आ गया भाई, नाउन पहले ही आ गया है। मेरी बात समझ में आई, पर्सन क्लियर हो गया, तो अब चले टेंस की ओर। यूट्यूब में तो एक वीडियो है, वहां बोलता है 10 मिनट में टेंस सीखिए, हम बोलता है पक्का ये मंगल ग्रह से आया होगा। और एक है 2 घंटे में टेंस सीखिए, उसके 34 मिलियन व्यू है, ठीक है। वहाँ पे टेंस पढ़ा दिया है स्कूल के स्टाइल में, लिखता थंबनेल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, SBI, PO। बोला कैसा पागल आदमी है, कोई लेन उसके टेंस से कोई लेन देन, दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है, ऐसे नहीं होता है, ये मजाक नहीं है, ये जो पढ़ाना है, जो एग्ज़ाम पास कर रहा है, ये बिल्कुल मजाक नहीं है ना। यूट्यूब पे मिलियंस व्यू आने के बाद उसका काम तो बन जाता है, पर इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसका मेन जो है ना, इसको पढ़ाने के बाद, इसके एप्लीकेशन को सिखा देने के बाद भी एक और लास्ट स्टेज है, वो है SBI, PO, RBI, ग्रेड B के सारे क्वेश्चंस लीजिए, वो क्वेश्चंस जो टेंस पे आए थे, और सॉल्व करके सबके सामने प्रूव कीजिए कि आपने जो टेंस पढ़ाया था वो सच में काम का चीज़ है, कहीं नहीं है। चल यहाँ तो मैंने गाछ बना दिया है, देखो टेंस तो प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, 3 टेंस है, और हर एक टेंस से कितने पार्ट है, 4, तो 4 तिया 14 बड़ा हड़बड़ी में रहता है तुम, 4 तिया 14, 4 तिया 12। इसका मुंह से 14 इसलिए निकला मेरे बोलने, क्योंकि ये हड़बड़ी में था। मैं पहले बोलूँगा, ठीक है, भले ही 4 तिया 14 बोल दो, 400 बोल दो, हर एक टेंस का 4 पार्ट होता है, ठीक है। प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 हो गए। पास्ट का भी सेम, फ्यूचर का भी सेम, तो कितने हो गए, 12 टेंस पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसी में बहुत टाइम लगता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हमारे डेली लाइफ में हम लोग जो कुछ भी बकैती करते हैं ना, उससे सीधा लेन देन है, ठीक है, उससे सीधा लेन देन है एकदम, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कहते हैं ना कि सर मुझे इंग्लिश लिखना नहीं आता है, तो कहाँ से आएगा, टेंस सीख लिया है पर टेंस को कैसे इस्तेमाल करना है सीखा ही नहीं है, कभी कुछ सिखाया नहीं है, गलती उसका है भी नहीं, सब सिखा देंगे आज हम। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कैसे आपके नेपाली भाषा में आप जो बोलते हो, हिंदी में जो बोलते हो, बांग्ला में जो बोलते हो, उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करोगे। उसके लिए सबसे पहले चाहिए वर्ड स्टॉक, क्या चाहिए, वोकैब। मैं जाऊंगा, पता ही नहीं जाऊंगा कि इंग्लिश गो होता है, लिख रहा है कम, तो कहाँ से हिंदी का इंग्लिश बनेगा, अरे गर्लसन समझ में आ रहा है। हाँ, तो वर्ड स्टॉक होना भाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
अभी देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब जिसको आपने बच्चों ने पढ़ा होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्लास 5-6 से किताब में है, इसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस ही बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस ही बोलते हैं जो फुल स्टॉप से खत्म होता है, एकदम प्राइमरी स्टाइल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप अपने लैंग्वेज में जो भी मातृभाषा है पढ़ते हैं, और अगर वो सेंटेंस इस टेंस का है तो कैसे पता चलेगा कि आप जो बोल रहे हो वो इस टेंस का है, आगे पढ़ेंगे। तो उसको इंग्लिश में अगर लिखना है, इंग्लिश में अगर लिखना, सबसे पहले किससे शुरू होगा? देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही तीन है मेन। बीच में कुछ मेहमान आ जाते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या चाहिए? तुम क्या कर रहा है? ये है करने वाला, ये है करने वाला। ये क्या करेगा? वो है वर्ब। किस फॉर्म में होगा? फर्स्ट फॉर्म में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब किस फॉर्म में होता है? जैसे प्ले फर्स्ट फॉर्म में है, या उसके साथ एस या ईएस होगा, मतलब प्लेज, तो या तो प्ले या तो प्लेज, दोनों याद रखना। किसी भी वाक्य में अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है या उसके साथ एस या ईएस है, मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। वर्ब में एस और ईएस कब लगाएंगे? जब ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अभी कराए थे ही, शी और इट, या किसी का भी सिंगुलर नाम, ही, शी, इट, या आपका मेरा सिंगुलर नाम, प्लेस का सबका सिंगुलर नाम। तब इस टेंस में ही केवल वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, कुछ और है, जैसे आई, वी, यू, दे, ऐसे है, तब केवल क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई प्ले, वी प्ले, दे प्ले। लेकिन ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, राम प्लेज, शीला प्लेज, राम एंड शीला प्ले। राम एंड शीला हो गए प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल, प्ले। याद रखो, जब आप वर्ब में एस और ईएस लगाते हो तो वो सिंगुलर हो जाता है। जब आप वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाते हो, फर्स्ट फॉर्म में रखते हो, तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल। मेरी बात समझ में आई? इसलिए यू प्ले, लेकिन ही सिंगुलर है, प्लेस, ठीक है। और आई एक्सेप्शनल केस है, आई प्ले। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद एस और ईएस आएगी जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही है ना, एस वी ओ। और तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ये तुम्हारा हो गया एस, ये हो गया वी, और ये हो गया ओ। जो एक्शन के रिजल्ट को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब किस में आ रहे हैं? ये हो गया सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने का तरीका, और मैंने बता दिया कैसे पहचानोगे एक टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस नेगेटिव भी तो हो सकता है। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। आई गो टू स्कूल डेली, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। जब नेगेटिव होगा तो कुछ नहीं है। नेगेटिव देखो, हर टेंस का ना, हर टेंस का क्या पढ़ना पड़ता पता है? कि भाई तुम्हारे पास ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब। याद रखो, हर टेंस का अपना एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसको पहचानना होगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब हर एक टेंस का होता है, यहां तो नहीं है। यहां है खाली मेन वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है, यहां तो नहीं है। यहां मालूम चलता है कि इसका ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, डू या डज। डू फर्स्ट फॉर्म, डज फिफ्थ फॉर्म। डज कब होगा? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस या एस लग जाएगा, और अगर ये सिंगुलर नहीं है, कुछ और है, तो क्या लगेगा? डू। चूंकि नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो या तो लिखना होगा डू नॉट या लिखना होगा डज नॉट। आई डू नॉट, दे डू नॉट, वी डू नॉट, you do not, he does not, she does not, it does not, because they are third person singular number। और जब तुम एस और ईएस लगा ही दिया तो इसके बाद वर्ब सिर्फ क्या में आएगा? फर्स्ट फॉर्म। इसमें दोबारा एस और ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि लगना अगर ही है तो यही लग जाएगा डज, तब यहां एस और ईएस नहीं लगेगा, और लास्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या मालूम चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अपना ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसका नाम है या तो डू या तो डज। आया मेरी बात समझ में? अब आते हैं इंटरोगेटिव। सिंपल सेंटेंस बना लिया, नेगेटिव सेंटेंस बना लिया, क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेगा?
स्पोकन इंग्लिश होता है ना, स्पोकन इंग्लिश में कोई पहाड़ थोड़े फाड़ देता है जाके, यही सब सिखाता है, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश बोलना है तो बिना बोले इंग्लिश नहीं सीखेगा, किसी के बाप का हिम्मत नहीं सिखा देगा। इंग्लिश बोलो, डेली इंग्लिश सीख जाएगा। इंटरोगेटिव मैंने क्वेश्चन, सुनो मैंने वॉइस में ही बताया था, क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन वाला सेंटेंस जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। किससे? वर्ब से। जो सिंपल फुल स्टॉप वाले सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट पहले आते हैं, वर्ब बाद में आता है। मैं समझा पाया? जो सिंपल सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है। लेकिन जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उल्टा हो जाता है, वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में, वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसे सवाल जिनका आंसर हाँ या ना में दे सकते हो उसे येस नो क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे सवाल जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हो उसे WH क्वेश्चन कहते हैं, जो व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ से शुरू होते हैं। अरे किसी से भी शुरू होने वाला क्वेश्चन क्यों ना हो, क्वेश्चन बनेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब से ही बनेगा। और जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले वर्ब आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा। इसके ऊपर कितने एरर फाइंडिंग आए हैं, बहुत सारे एरर फाइंडिंग आए हैं। बड़े बड़े एग्जाम में स्टूडेंट समझते ही नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, दिखता ही नहीं है कि सब्जेक्ट पहले लिख दिया, वर्ब बाद में लिख दिया। गलत है रे भाई, 1 नंबर चला जाता है उसका। जब पढ़ाते हैं तो ध्यान नहीं देता है, नींद आता है। नींद आएगा तो एग्जाम में कहाँ से होगा। इसलिए सबका नौकरी नहीं होता है, किसी किसी का होता है, किसी किसी का नहीं होता है। और पॉसिबल भी नहीं है सबका नौकरी होना, क्योंकि सारे अटेंटिव होंगे, सबका नौकरी हो जाएगा। तो पहले देखो ये डू और डज था, और मैंने बताया कि हर टेंस का अपना ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, तो उस टेंस में अगर क्वेश्चन बनाना है तो उसका अपना ऑक्सिलरी वर्ब से बनाना पड़ेगा। उसी टेंस में अगर बनाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो इसका सवाल किससे बनेगा सबसे पहले। और जब भी ऑक्सिलरी वर्ब से सवाल बनेगा उसे येस नो क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे इसके पहले वाई लगा दो ना, तो ये क्या बन गया? WH क्वेश्चन। कौन सा हाथी घोड़ा है? तो ये तो खाली लगाना है, इसके चलते कुछ चेंजेस नहीं होता है क्वेश्चन में। ये वाई, व्हाट, वेयर, हु, हुम लगाने से इधर कोई चेंज नहीं करना है हमको, नथिंग। वी विल डू नथिंग। द सेम फॉर्मूला अप्लाइज विद द WH क्वेश्चंस एज वेल एज वी आर डूइंग विद द यस नो क्वेश्चन। खाली शुरू में क्यों बोल देगा तो वाई लगा दो, कहां बोलेगा तो वेयर लगा दो, है ना, कब बोलेगा तो व्हेन लगा दो, कौन तो विच लगा दो, हु लगा दो। लेकिन ये चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? डू या डस। उसके बाद क्या आएगा? अब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू, और अगर ये सिंगुलर है तो डस। नेगेटिव है तो नॉट लगाना, नहीं है तो मत लगाओ। नेगेटिव है तो नॉट लगाओ, नहीं है तो नॉट लगाओ। मेन वर्ब किस फॉर्म में होगा? इसके साथ कोई एस और येस नहीं होगा, क्योंकि अगर लगना होगा तो वो यहीं लग जाएगा। समझा पाया मैं? लगना होगा तो यहीं खुशबू दिख रही है, और लास्ट में क्या आएगा, और उसके बाद क्या होगा? तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? फुल स्टॉप लगाने से उसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं, डिक्लेरेटिव। क्वेश्चन मार्क लगाने से क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगाने से उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? हर एक का ना अपना पहचान है, उसकी वो पहचान तुमको देना होगा। तुमको शीला का जब कोई पीला बोलेगा तो चलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना, शीला ही बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया? तो ये है अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस फुल स्टॉप वाला कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, और इस टेंस का अपना ऑक्सिलरी वर्ब होता है डू या डज। अरे कहीं भी डू या डज लग गया ना तो उसके बाद वर्ब देखना हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। देखा ना, डू डज फर्स्ट फॉर्म, डू डज फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है? और किसी फॉर्म में डू विल, यहाँ डज लगा दिया है, अब वहाँ लिख दिया है प्लेज, तो दिमाग नहीं ठटकेगा, अरे प्लेस कैसे हो गया? डज तो ऑलरेडी लग चुका है, तो इसमें एस क्यों लगेगा डबल डबल, है ना? हो गया, ये हटा दे। एग्जाम्पल दे ले। जो मैंने फॉर्मूला लिखाया कंस्ट्रक्शन स्टाइल, तो याद ही हो गया तुम लोग को। ही, शी, इट, सुमन, रोहन, सब नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। किस टेंस में लिख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो गोज होगा ना, गो होगा, गो होगा तो गलत है, गधा है वो 1 नंबर का, ठीक है। कहाँ जा रहा है? टू सिनेमा। कब जा रहा है? देखो, या तो एवरी संडे लिखो, या और एक स्टाइल होता है संडेज। संडेज का मतलब ही होता है एवरी संडे। मंडेज हर मंगल सोमवार, वहाँ एवरी लगाने की जरूरत नहीं है, नया चीज सीखा, ठीक है।
ही शी इट सुमन रोहन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन नेगेटिव में लिखना है तो क्या लगेगा? डज नॉट। और भैया जब तुम डज लगा ही दिया तो गो होगा, गोज लिखेगा तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका एस और यस ले लिया ना, और ये इसको हेल्प कर रहा है। अरे भाई तुम ये बोल रहा है डज, इसको बोल रहा है गो। अरे गो तुम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही है, चिंता मत करो, तुम्हारा एस और यस मेरे पास है, हम संभाल के रखा है। कोई एक ही आदमी रखेगा ना, तो पहले वाला आदमी रखेगा, ये नहीं रखेगा। कहाँ जा रहा है पता ही है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का क्वेश्चन पता है, मैंने बताया ऑक्सिलरी वर्ब से बनेगा। पहले वर्ब आता है, वर्ब आएगा तो उसका अपना वर्ब आएगा ना। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अपना वर्ब कौन सा है? डू या? तो देखो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए क्या लगा? डज। गो हो गया टू सिनेमा, लास्ट में क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। अब बोलता है भैया ये तो येस नो क्वेश्चन हुआ, डज ही गो टू सिनेमा एवरी संडे, क्या वो हर रविवार सिनेमा जाता है? हाँ तो हाँ बोलेगा, नहीं आता है तो नो बोलेगा। लेकिन पूछ रहा है क्यों जाता है, उसका बाप पकड़ लिया, क्यों सिनेमा जाता है हर रविवार को? तो इसका जवाब तो हाँ नहीं बोल के तो नहीं होगा, है कि नहीं? तो क्या लगा देंगे यहाँ पे? वही, बाकी तो सेम है, बाकी कुछ चेंज किए? देखो तो कोई चेंज है ऊपर के नीचे में? ही लिख दिए, डज आ गया, खाली खिसक गया, ये इधर आ गया, ही आ गया, गो टू सिनेमा एवरी संडे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वाई लगा दो, वेयर लगा दो, वेन लगा, तुम्हारा मर्जी, लेकिन बाकी कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं हो, किसी का अवकात नहीं है इस कंस्ट्रक्शन को चेंज कर देगा। आया समझ में मेरी बात? तो याद रखना आई, वी, दे, यू, इस या जितने भी प्लूरल प्रोनाउन है उनके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा। ही, शी, इट कोई भी सिंगुलर नाउन होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस होगा, इस टेंस में केवल, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। कुछ पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर करना है कि डू के साथ, डस के साथ, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे धरती फट जाए, आकाश हिल जाए। लेकिन डू लगा दिया, डस लगा दिया, डिड लगा दिया, इसके बाद जब मेन वर्ब आएगी तो वो अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। प्ले है तो प्ले, वर्क है तो वर्क। क्लियर? अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि भैया ये जो आपने टेंस पढ़ा दिया ये तो हो गया स्कूल तक, ठीक है। इसका एक और पार्ट है हिंदी को इंग्लिश करना, हम पढ़ा देंगे इस बार, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, बाप रे काजे कर लेगा करके, ठीक है। तो यूज ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिर तुम्हारे डेली लाइफ में, पूरे वर्ल्ड में आखिर वो कौन कौन सी बातें होती हैं जो केवल इस टेंस में लिखी जाती हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से काम हैं पूरे वर्ल्ड में होने वाले, तुम्हारे डेली लाइफ में होने वाले, जो केवल इसी टेंस में लिखोगे तुम? ये पढ़ना है, नहीं तो कैसे बोलेगा इंग्लिश में? बोल देगा आई वेंट टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल गया था, मारेंगे एक झपट्टी कर देगा। आज खत्म ही नहीं हुआ, पास्ट कर दिया, वेंट लगाया था, यस्टरडे बोलना पड़ेगा ना। तो कितनी बड़ी गलती है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो सबसे पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ, वो बात जो पूरी दुनिया में सच है, कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। फैक्ट्स, फैक्ट समझते हो ना, इंफॉर्मेशन, तथ्य, तथ्य हमेशा क्या होता है? ट्रू होते हैं, इसी टेंस में होगा। प्रिंसिपल, सिद्धांत, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, वो PAL होता है, ये PLE है, फर्क है। सिद्धांत आपके उसूल, उसूल बदलते हैं। अब वो साइंटिफिक प्रिंसिपल भी हो सकता है, वैज्ञानिक सिद्धांत भी हो सकता है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल भी हो सकता है, गणित के सिद्धांत भी हो सकते हैं, ठीक है। परमानेंट एक्टिविटी, ऐसा काम जो जिंदगी भर चलता रहेगा, तुम कुछ नहीं कर सकता है। सूर्य पूरब में उदय होता है, तुम बिगाड़ लेगा कुछ? कर लेगा कुछ? नहीं कुछ कर सकेगा, वो परमानेंट है, ठीक है। रिपीटेड एक्टिविटी, ऐसा काम जो तुम रिपीट करते हो, डेली सुबह उठते संडास जाते हो, ये काम क्या रिपीट नहीं करते हो अगले दिन? तो गड़बड़ हो जाएगा, मत आना इधर में लेकिन, ठीक है। तो ये डेली ब्रश करते हैं, डेली करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है ना। गाली भी खाते हैं डेली, 2-2 दिन में, 3-3 दिन में, 1-1 दिन में, रिपीट होता है कि नहीं? ये रिपीट है कि नहीं? सच में होता है। ये सारा तुमको लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, हैबिचुअल, आदत बन गया है हम लोग का जो हैबिट,
तो ऐसा कोई काम जो हमारे हैबिट का फॉर्म है, ब्रश करना, सुबह उठना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, ऑफिस 10 से 5 करना, ऑफिस घर आना, धुलाई खाना, ये सब हैबिट है, ठीक है। रेगुलर एक्टिविटी रोज करते हो, एक ही बात है, हैबिचुअल एक्टिविटी और रेगुलर एक्टिविटी एक ही है। मैथमेटिकल और साइंटिफिक फैक्ट, मैथ्स की बात, 2 + 2 5, 2 + 2 4, ये गलत कर सकते हो, 2 + 2 4 ही होता है। या कोई वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किए हो, गैस लो, ये लो, न्यूटन्स का लो, जो लिख दिया बदलेगा, इसे पास्ट टेंस में नहीं लिख सकते। न्यूटन्स का पहला नियम कहता है, या थर्ड नियम कहता है, तीसरा नियम, कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। हैज़ लगाना होगा, हैड नहीं लगा सकते हो, क्योंकि हैज़ भी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लगा दिए तो प्रेजेंट परफेक्ट चला जाएगा। सिर्फ हैज़ और हैव रखोगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रहेगा, वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा वो, ठीक है। तो नहीं बदलेगा सिद्धांत, उसको प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है तुमको। देखो इतनी सारी बातें, हाँ, इस टेंस में तुमको लिखना है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब देखो ये मेरा प्रिय सेंटेंस है, ठीक है। द सन एक ही होता है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो राइज में क्या लग जाएगा, एस। कहाँ उगता है, तो ईस्ट में, फोटो में दिखा दिए। सुबह तो तुम लोग उठते नहीं हो देखने के लिए, ठीक है ना, यहाँ दिखा दिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उदय होता है। ये बात यूनिवर्सल फैक्ट है, रिपीटेड एक्टिविटी है, रेगुलर एक्टिविटी है, परमानेंट एक्टिविटी है, साइंटिफिक भी है, तो इसी टेंस में होगा। अब तुम लिखोगे द सन रोज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगा था, तेरे गधा कल नहीं उगेगा, ते गलत हो गया ना बात। हाँ, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है, देखो यूनिवर्सल साइंटिफिक फैक्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। लड़की लोग ऐसे ही खेलते हैं ना, ऐसे कर खेलते रहते हैं लोग, और काम धाम नहीं मिलता है, ठीक है। तो द अर्थ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या लगेगा, एस, राउंड द सन। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो साइंटिफिक फैक्ट है तो इसी टेंस में लिखना होगा तुमको, किसी और टेंस में लिख ही नहीं सकते, गलत। किसी प्रेजेंट का भी और 3 टेंस है ना, उसमें भी नहीं लिख सकते हो। अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, ये तो परमानेंट एक्टिविटी है ना। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, एक परमानेंट एक्टिविटी है। मदर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब में क्या लगा, एस। वर्ब में एस लगने का मतलब वर्ब का 5th फॉर्म, 5वां फॉर्म होता है ये, ठीक है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे उबलता है, तो 100 होगा तभी उबलेगा, तुम 100 के पहले फूंक के नहीं उबाल सकता है उसको। ये मैथमेटिकल फैक्ट है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में पहुंचने पे वो उबलेगा और 0 डिग्री होने के बाद ही फ्रीज होगा। ये साइंटिफिक फैक्ट है, इसी टेंस में बोलना पड़ेगा तुमको, तुम बाकी 11 टेंस में बोल नहीं सकते। अगर बोल दिए तो गलत है, सीख लो अभी, ये ऐसा ही होता है स्पोकन इंग्लिश। ये साइंटिफिक फैक्ट है। 2 and 2 makes 4, अरे 2 और 2 4 ही ना होते हैं, तो 2 and 2 प्लूरल नहीं है, ये मैथमेटिकल फैक्ट है। ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है, ये जो पूरा है ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो वर्ब का फर्स्ट होगा ऐसा लग गया, ये सिंगुलर हुआ, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। 4 पूरे सब्जेक्ट को पहचानना जरूरी है। सब्जेक्ट जो होता है ना, एक ही वर्ड नहीं होता है। जैसे सेंटेंस शुरू हो रहा है ऐसे, द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज डैश डैश डैश, सब्जेक्ट कौन है, द प्रिंसिपल नहीं, द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, यहां से लेके यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। मेरी बात समझ में आई। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये पूरा सब्जेक्ट है, अ टीम नहीं। द स्मेल ऑफ फ्लावर्स पूरा सब्जेक्ट है, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां भी 2 and 2 सब्जेक्ट, ये मैथमेटिकल फैक्ट है, और कोई भी मैथमेटिकल फैक्ट इसी टेंस में होगा, ठीक है। 2 + 2 4। राहुल गोज टू बेड एट 9 PM एवरी डे, 9 बजते ही वो सोने चला जाता है, हैबिचुअल हैबिट है।
ये नहीं बोलता है ये अक्षय कुमार 8:30 बजते ही मैं सोने चला जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। आपको देखा तो नहीं है, ठीक है। 10 बजे देखते हैं मीडिया से बात कर रहा होता है, ठीक है। राहुल गोज टू बेड एट 9 PM एवरी डे। तो ये क्या है? हैबिचुअल एक्शन है। राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वर्ब में क्या लग गया? एस और एस। अगर बोलेगा आई तो क्या हो? गो। दे होने से गो, वी होने से गो, यू होने से गो। ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। रिपीटेड, रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन, वो हर संडे को यहाँ आ जाता है। रिपीटेड एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी, तुम आ जाओ ना, वो संडे को यहाँ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ऑलवेज लगाया, बता रहा है कि हर वक्त ये काम होता है, रेगुलरली काम होता है। तो कम में क्या लग जाएगा? एस। हैबिचुअल एक्टिविटी। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? तो मैंने बोला कॉफ़ी। बोला चीनी नहीं, मैं कॉफ़ी के साथ चीनी नहीं लेता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं कॉफ़ी के साथ कभी भी चीनी नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बिना चीनी के कॉफ़ी लेता हूँ, मतलब उसका हैबिट है। घर में भी वैसे ही है, बाहर में भी वैसे ही है। तो क्या लिखेंगे? ही टेक्स कॉफ़ी विदाउट शुगर, हैबिचुअल एक्शन। एंड इंटरप्रेटर, जो भाषा को ट्रांसलेट करने का काम करता है, उसका वही परमानेंट काम है। ट्रांसलेट्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, भर में एस लगा, फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर। ये क्या है? ये जो पार्ट है ना, इसके ऊपर थोड़ा बोलना चाहता हूं। जनरल इंफॉर्मेशन, इसे कहते हैं फैक्ट्स। ये तो फैक्ट ही है ना। एक इंटरप्रेटर कौन होता है? जो एक भाषा को दूसरी भाषा में क्या करता है? ट्रांसलेट करने का काम करता है। मैंने लिखा किसी भी तरह का, याद रखो मैं आज बोल दे रहा हूं, बहुत लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। किसी भी तरह का जनरल इंफॉर्मेशन, किसी व्यक्ति के बारे में, प्लेस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जानवर के बारे में, प्लैनेट के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, एक चींटी से लेके जहाज तक, ब्रह्मांड तक, किसी के बारे में कोई कुछ अगर इंफॉर्मेशन देता है, क्या देता है? इंफॉर्मेशन या कोई फैक्ट आपके सामने रखता है, इस टेंस के अलावा किसी टेंस में नहीं होगा। जनरल इंफॉर्मेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट किसी भी चीज के बारे में इस टेंस के अलावा किसी टेंस में नहीं होगा। ये बात लेकिन याद रखिएगा। समझ में आ रहा है बात? ये पूरे टेंस का सार, ये इसी पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम वाले पूछते हैं। बाकी तो इजी है, बाकी वाला एसएससी में आता है, ये वाला बैंक में आता है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ के समझ ही नहीं पाता है कि फैक्ट है ना क्या है। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। वो लिख दिया है मैंने यहाँ पे। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द पोजेशन ऑन समथिंग। किसी चीज पे अगर आपका अधिकार है, वो चीज आपको बिलोंग करता है, आपका है, आपके पोजीशन में है, तो इस टेंस में होगा। दिस हाउस थर्ड पर्सन सिंगुलर, दीज हाउसेस नहीं है, दिस हाउस है, सिंगुलर है, भर में क्या लगेगा? एस। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। अच्छा, यहाँ टू लगा है ना, टू प्रेपोजिशन है। क्या है? समझ लो, आज एक एक बात जगह जगह बोलेंगे। अब ये तो नोट्स में लेकिन नहीं लिखा हुआ है। तो जो प्रेपोजिशन होता है, मैंने कहा ना, वर्ब के बाद पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस में होता है। किसी भी प्रोनाउन को अगर तुमने प्रीपोजिशन के बाद लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। क्या में आएगा? क्या पढ़ाया मैंने? प्रेपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव। टू के बाद आई नहीं, मी। टू के बाद ही नहीं, हिम। टू के बाद वी नहीं, अस। टू के बाद शी नहीं, हर। समझ में आया? याद रखना। ही ओन्स अ बिग बंगलो, ही हैज अ चार्टर्ड प्लेन। उसके पास बहुत बड़ा बंगलो है, उसके पास एक चार्टर प्लेन है। हैज़ है, ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नहीं, ठीक है। इज एम आर भी लिख सकते हैं, सब प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है। हैज़ के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे तब वो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बिलोंग्स, ओन्स, हैज़ जो है ये पोजेशन दिखाता है, ये हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा। इसके बाद है आपकी जो ह्यूमन फीलिंग्स होती है, ठीक है, इमोशंस, आपकी जो भावनाएं, आपके जो जज्बात हैं, और जो मेंटल एक्टिविटी है, दिमाग में चलता है ना, मैंने किसी की बातों से ना आप उसके मेंटल स्टेटस का पता लगा लेते हो। परेशान है, खुश है, दुखी है, एकदम मस्त मौला है, बिंदास है, ये पता चल जाता है ना। आई लव द रेड रोज़। मुझे लाल गुलाब बड़े पसंद है। डेली लाल गुलाब ले लेता है और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हर एक नया लड़की लोग को जाके लाल गुलाब दे देता है, ठीक है। इसलिए उसको लाल गुलाब बहुत पसंद है, इसलिए पसंद होता है कि लाल गुलाब उसको अच्छा लगता है। आई लव रेड रोज़।
यानी उसके मेंटल एक्टिविटी का पता, उसका फीलिंग्स मालूम चल रहा है कि इतने सारे फूलों में उसको क्या पसंद है ला। जैसे मुझे क्या पसंद है, मुझे मेरा फूल सबसे अच्छा है गेंदा, मस्त फूल है एकदम, किसी को ना देना है ना लेना है। वी लव आवर कंट्री, ठीक है, हम अपने देश से प्यार करते हैं। तो ये आपके अंदर के ह्यूमन फीलिंग जो है ना, पैट्रियोटिक देशभक्ति की भावना, ये पता चलता है। जब आप कहते हैं भारत माता की जय, तो ये आपके अंदर के फीलिंग्स को उजागर करता है जो आपके देश के लिए है। नहीं बोलने का मतलब ये नहीं कि आप प्यार नहीं करते हैं, बोलने का मतलब ये है कि हाँ ठीक है, फीलिंग्स है आपके अंदर, ठीक है। तो जो ह्यूमन फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो मेंटल एक्टिविटी है, ये सब इसी टेंस में होगा। अब देखो मेंटल एक्टिविटी, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये नाराज है, ये इसको समझा रहा है, क्या बोल रहा है, सुमन अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम। ये कह रहा है सुमन ना मेरी तकलीफ समझती है। मेंटल एक्टिविटी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन आपको पसंद करता है, कौन नहीं करता है, कौन आपकी भावनाओं को समझता है, कौन आपकी भावनाओं को नहीं समझता है, ये उसके बातों से, उसके व्यवहार से, दिन डेली आपके साथ वो कैसे रह रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, पता चल जाता है, ठीक है ना। जैसे लड़का लोग, ठीक है, लड़की लोग से बात करेगा और अपना दुखड़ा रोएगा, वहीं समझ जाओ कि एक नंबर का गधा है। लेकिन लड़की लोग महा बेवकूफ़, वो फंस जाता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है बस हो गया, बाद में ठीक है, तो 10 जैसा देखता था 10 तो ठीक है ऐसा, ठीक है। तो सुमन अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, ठीक है, तो सुमन अंडरस्टैंड में एस हो गया, यानी ये इसकी मेंटल एक्टिविटी है। तो कि सुमन मेरी समस्या को समझती है, उसके बात से, व्यवहार से क्लियर है, ठीक है। आई डोंट थिंक ही इज अ थीफ, मुझे नहीं लगता वो चोर है। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक इन योर माइंड दैट डिस्क्राइब्स इन योर सेंटेंस। मुझे नहीं लगता, आई है, आई में तो डज नहीं लगेगा, और नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट, डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट, डज नॉट को बोलते हैं डजंट, ठीक है। राहुल ट्रस्ट हिम, राहुल उसमें विश्वास करता है, उसके मेंटल एक्टिविटी को बताता है, ठीक है। This tense is used to express pre-planned and fixed program that might happen in future time. So in order to do this, we use present indefinite tense but time in future. देखो वो जो मैंने कहा था टाइम एंड टेंस में डिफरेंस होता है। देखो ऐसा कोई काम जो करने वाले हो फ्यूचर में, लेकिन प्लानिंग पहले से कर रखी है, प्लानिंग आपने पहले से कर रखी है कि आने वाले इस समय मैं ये काम करूंगा या करूंगी। तो कोई भी ऐसा काम जो प्री प्लान्ड है, आपने पहले से प्लानिंग करके रखी है कि मुझे ये काम करना है, उसमें भले ही समय टाइम फ्यूचर का होता है, पर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं कहूँ कि कल हाशीमारा में बंगाल के चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं, कल ना आने वाला है, लेकिन चीफ मिनिस्टर का आने का प्रोग्राम क्या अचानक होता है? ये तो प्री प्लान्ड होता है ना, प्रोटोकॉल है एक गवर्नमेंट का। ऐसे तो नहीं कहा चल आज हाशीमारा घूम के आते हैं, बगान देखबू तो मोर कैसा ना है नहीं है, पत्ती तोड़े सब घूमे, ऐसे थोड़ा ना होता है कि मुँह उठा के चला, प्लानिंग होता है इसका भाई, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सब्जेक्ट है। ऑफ के बाद कुछ भी हो, ऑफ के पहले देखो कौन है? चीफ मिनिस्टर। ऑफ के बाद दुनिया लिख दे वो, मतलब नहीं है। ऑफ के पहले कौन है? चीफ मिनिस्टर। सिंगुलर है, भर में क्या लगेगा? एस। इन हाशीमारा टुमारो, टुमारो टाइम इज फ्यूचर, पर चूंकि ये प्री प्लान्ड होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ये सिंगुलर था, भर में एस लग गया। इजाज लिव्स फॉर स्विट्जरलैंड नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को इजाज स्विट्जरलैंड जाएगा, प्री प्लान्ड है। स्विट्जरलैंड के थोड़े ना बगल में थोड़े ना निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पे एस लग जाएगा। इजाज थर्ड पर्सन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हेन डज द स्कूल रीओपन, स्कूल कब खुलेगा? प्री प्लान्ड होता है ना, स्कूल का छुट्टी दे दिया, आज लिख दिया स्कूल विल ओपन आफ्टर इन्फिनिट टाइम। बार बार तो कोरोना नहीं आएगा ना, बहुत मस्ती कर लिया कोरोना में। व्हेन डज द स्कूल रीओपन, व्हेन है, द स्कूल सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन है, इसलिए क्या लगा? डज। वर्ब हो गया फर्स्ट फॉर्म में। इसी को सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे तो द स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे, डज नॉट रीओपन ऑन मंडे, इस तरह से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, एग्जाम में आता है बहुत ज्यादा यहाँ से, यहाँ इसको सीखना, इसलिए कहते हैं इस टेंस को पढ़ाने में ना, इसी को पढ़ाने में पूरा समय निकल जाता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम सवाल तो यहीं से आते हैं। क्लॉज, ठीक है, क्लॉज क्या है? थोड़ा सा लेक्चर देना पड़ेगा।
क्लॉज क्या है? अभी आएगा ना कैमरा में, नीचे में नहीं आता। क्लॉज क्या है? क्लॉज, क्लॉज हिंदी में बोलते हैं इसको वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश। मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सी अ बिगर सेंटेंस इफ यू हैव टू राइट, अगर तुम्हें एक बड़ा सेंटेंस लिखना है ना, तो छोटे छोटे कई छोटे छोटे सेंटेंस को लेके बड़ा सा वाक्य बनता है। वो जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं ना, स्मॉल स्मॉल सेंटेंस, उसका अपना सब्जेक्ट होता है, उनका अपना वर्ब होता है, और वो मीनिंग भी देते हैं, चाहे कंप्लीट मीनिंग दे या फिर इनकम्प्लीट मीनिंग दे, पर मीनिंग देते हैं। उन छोटे छोटे वाक्यों को ही हम क्लॉज कहते हैं। अ क्लॉज इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है प्रेडिकेट होता है, जैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट सब आता है। तो clause is like a small sentence within a bigger sentence which has its own subject and predicate and gives a complete or incomplete sense in the sentence. Sentence में पूरा मीनिंग देगा या अधूरा मीनिंग देगा। Got the point? ठीक है। तो अब सुनो, अगर वो clause जो अपना मीनिंग इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, अर्थ दे रहा है पर पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, उसे कहते हैं सब क्लॉज। क्या कहते हैं? तो वो दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने पूरे मीनिंग के लिए, तो इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। और जो अपना मीनिंग पूरा दे दे उसे कंप्लीट क्लॉज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, मेन क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अब जैसे मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ नहीं लिखा है, ये वाला एग्जाम्पल जल्दी समझ में आएगा। इफ आई बीट यू, कॉमा, बस मैं बोला यदि मैं तुमको पीटूं, तो तुमको समझ में आएगा? तो तुम्हारे मन में नहीं आएगा सर तो क्या होगा, सर व्हाट विल हैपन, क्वेश्चन आएगा ना, मन में जिज्ञासा पैदा हो रही कि नहीं। इफ आई बीट यू। और एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, इफ यू लव माई सिस्टर, कॉमा, तो सामने वाला उसको उत्सुकता रहेगी आगे क्या होगा। ठीक है, एक बात बता रहा हूँ। सो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल जल्दी समझ में आता है, इसलिए दे रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, लव करने मत निकल जाना। इफ आई बीट यू, कॉमा, यू विल डाई, तुम मर जाओगे। इफ लगाया ना, इफ आई बीट यू, ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा है। यदि मैंने तुमको पीटा, डॉट 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 डॉट, इनकम्प्लीट मीनिंग है ना, इसलिए इसे कहते हैं सब क्लॉज। और ये अपने पूरे मीनिंग के लिए किस पे डिपेंड है? यू विल डाई पे। अब इसको छोड़ दो, अब इसको पढ़ो, यू विल डाई, तुम मर जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? यू विल डाई, तुम मर जाएगा। अब वो बात की बात हो, डिस्कशन करेगा बाद में, पर मीनिंग क्लियर है। पर इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। इफ आई बीट यू, इफ लगा दिया ना, मीनिंग इनकम्प्लीट है, फंस गया हो। पूरा कब होगा? जब बोलेंगे यू विल डाई। सो यू विल डाई को बोलते हैं मेन क्लॉज, इफ आई बीट यू को बोलते हैं सब क्लॉज। आया समझ में? क्लियर हो गया? तो यहाँ क्या दिया हुआ है, अब आते हैं यहाँ पे। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो क्या करूँ? भांगड़ा करूँ बैठ के? अरे इफ इट रेन्स, इधर नहीं बोलूंगा, बोलता है मैं। इफ इट रेन्स मतलब बोला गर्लफ्रेंड, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, तो गाली दे देगा हमको। तो अरे आगे बोलना क्या, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो क्या, आई विल नॉट गो आउट, तो बोल नहीं सकता है पहले। तो मीनिंग क्लियर नहीं है इसमें, ये इनकम्प्लीट है, इसे सब क्लॉज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेन क्लॉज कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या कहता है? ये कहता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये वाला, ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। किधर गया रे, है क्या? हाँ, तो ये है सब क्लॉज। अब ध्यान से देखो, एक नंबर आता है, बिगिंस विथ कंजंक्शन लाइक इफ से शुरू हो, व्हेन से शुरू, बिफोर से, आफ्टर से, टिल से, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, एज लॉन्ग एज, इन केस। इनसे अगर शुरू होता है तो कंडीशन पैदा करता है, शर्त पैदा करता है। इफ माने यदि, कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखो, जब भी ऐसा सब क्लॉज
इस तरह के कंजंक्शन से शुरू होता है जो कंडीशन पैदा करता है, कंडीशनल बना देता है सेंटेंस को, ठीक है, शोइंग कंडीशन, देन यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन दिस क्लॉज। तो इस क्लॉज में जो वर्ब होगा ना, यहां इस्तेमाल करना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो इट थर्ड पर्सन है, रेन में क्या लग गया है, एस, तो इस सब क्लॉज में क्या इस्तेमाल करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मेन क्लॉज में इस्तेमाल करना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मतलब शैल या विल आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल और विल आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है बोलो, शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, FIT, फिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिट, ठीक है। तो याद रखो, जब भी इस तरह का कंडीशनल सेंटेंस आएगा, सब क्लॉज आएगा, वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जो होगा उसी टेंस में, अगर होना है तो इसी टेंस में होगा, तो ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और अगर तुम देखना एग्जाम में कि कॉमा के बाद या कहीं भी जो मेन क्लॉज है, जो इस तरह के कंजंक्शन से शुरू नहीं हो रहा है, मेन क्लॉज अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो सब क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, वाइस वर्सा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये फ्यूचर में होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। एक नंबर कंफर्म, क्लियर। बाकी मैंने इसका जो मैंने बोला ना, लिख भी दिया हूं, एक्सप्लेन कर दिया हूं। इफ यू टेक मेडिसिन इन टाइम, यदि तुम दवाई समय पे लेते हो, डॉक्टर बैठा, डॉक्टर बोल रहा है इफ यू टेक मेडिसिन इन टाइम, कॉमा, और डॉक्टर चला गया। तो जो बोला उसका मीनिंग तो क्लियर है कि यदि तुम समय पे दवा लेते हो, और डॉक्टर नहीं है, तो मीनिंग आधा ही ना समझ में आया, पूरा क्या है, यू विल रिकवर वेरी सून। अब डॉक्टर अगर ये बोले डोंट वरी यू विल रिकवर वेरी सून, तो क्लियर है ना, और पहला वाला क्लियर नहीं है, इसलिए क्या है, सब क्लॉज, ये है मेन क्लॉज। सब क्लॉज में देखो टेक, ये प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, वर्ब का देखो फर्स्ट फॉर्म है टेक, तो ये वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इधर मेन क्लॉज में क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझा पाया। अनलेस के बारे में ये याद रखो, अनलेस भी एक कंडीशनल क्लॉज है, कंजंक्शन है, और अनलेस का खासियत ये है, अनलेस, अनटिल, टिल, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली नहीं लिखा है अपना, सुन लो वीडियो में तो रहेगा। अनलेस, अनटिल, टिल, बेयरली मैंने मुश्किल से, स्केयरली वही मुश्किल से, रेयरली, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं, अरे भाई जब ये खुद नेगेटिव हैं तो इनके साथ जो क्लॉज है, इनके साथ क्या है, इनके साथ जो क्लॉज है, मानिए कॉमा तक, इसमें कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड दोबारा मत डाल देना, एक नंबर एग्जाम में पक्का। ये खुद ही तो नेगेटिव है। अब तुम लिखेगा अनलेस शी डज नॉट वर्क हार्ड, गलत हो गया, ये नेगेटिव है, ये दोबारा नेगेटिव नहीं लेगा, यहां से यहां तक। क्या क्या बोला मैंने, अनलेस, अनटिल, टिल, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, हार्डली, सब नेगेटिव वर्ड है। ये जिस क्लॉज को शुरू करेंगे वहां दोबारा कोई नेगेटिव वर्ड मत डालना, ठीक है। तो अनलेस शी वर्क्स हार्ड, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर्ब में क्या लग गया, एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इधर में क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है ना, तो विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अनलेस शी वर्क्स हार्ड का मतलब होता है जब तक वो कठिन मेहनत नहीं करेगी, देखो नेगेटिव आया, शी विल नॉट सक्सीड, वो पास नहीं कर सकती, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक नंबर कर लिया, अनलेस वाला एक नंबर कर लिया, 2 नंबर आएगा ही आएगा। फॉर लाइव कमेंट्री टू मेक इट लाइवली एंड एनर्जेटिक, हम लोग का क्रिकेट को, जिसको फुटबॉल पसंद है उसको लाइव सुनना मजा आता है ना, वो तो बॉल लेके दौड़ रहा होता है, उससे बेसी स्पीड में कमेंट्री वाला दौड़ रहा होता है, वो गोल तो बाद में देगा, उसके पहले वो गोल दे देता है ना, हवा बॉल उछाल दिया है, देखा छक्का होगा, छक्का होगा, नहीं आउट हो गया, पूरा आदमी को पूरा एक्साइट कर दिया, अंदर में खून मैंने हार्मोन वार्मोन सब इधर बिगाड़ के रख दिया पूरा, तो लाइवली बना देता है ना। लाइव कमेंट्री इसी टेंस में होता है, लाइव कमेंट्री इसी टेंस में होगा, ठीक है। Jonty Rhodes runs after the ball, catches it and throws it on the stumps and the batsman gets out. वो पहले वाला वीडियो में बोला, Jonty Rhodes runs after the ball, catches it and throws it on the stumps and the batsman gets out. लाइव कमेंट्री मजा आ जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे
रन्स, क्योंकि जॉन टी रॉड थर्ड पर सिंगुलर नंबर है, वही दौड़ा बॉल के पीछे। जॉन टी रॉड ही कैच किया था सिंगुलर नंबर, तो वर्ब के साथ एस और एस है। जॉन टी रोड्स ने ही थ्रो किया तो एस लगेगा, है ना। और बैट्समैन क्या हो गया, गेट्स आउट। सारा देखो सब वर्ब के साथ एस और एस है ना, ताकि सारे सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। लाइव कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होती है। गद्दा आइडिया समझ में आया। ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। शोएब अख्तर थ्रोज द बॉल, सचिन मूव्स द बीट एंड हिट्स द बॉल एंड इट डिसअपियर्स इनटू द क्राउड। शोएब अख्तर ने बॉलिंग किया, सचिन थोड़ा सा पीछे हटे, क्रीज का इस्तेमाल किया, बॉल को हिट किया और बॉल बाउंड्री के बाहर। मजा आता है ना सुनने में, है ना। देखो थ्रोज, मूव्स, हिट्स, डिसअपियर्स, सब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। यही तो सीखना है ना। कुछ गधा लोग सीखता नहीं है तो गधा रह जाता है, कुछ गधे सीख लेते हैं वो इंसान बन जाते हैं, ठीक है ना। मैं भी तो जब सीखा था मैं भी तो गधा ही था, अभी इंसान हो गया, ठीक है। मैं तो बोलेगा तुम लोग खाली गधा बोल रहे हो, खुद को बोल देता हूँ। गधा बहुत मेहनती होता है, उससे ज़्यादा मेहनती कोई नहीं होता, पता है ना। डोंकी भयंकर मेहनत करता है, इतना बोझा ढोता है ना कि मत पूछो। तो डोंकी ऐसा काम करो, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस स्टार्ट्स विथ हेयर एंड देयर, कंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखो लास्ट में एक्सक्लामेशन साइन है, लास्ट में क्या है, एक्सक्लामेशन साइन है, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और हेयर देयर से शुरू अगर हो तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। इसको ना सिचुएशन के हिसाब से समझना पड़ता है। ऐसे मान लो फिल्म का सीन है, वहाँ पे दो लड़के बैठे हुए हैं, शाहरुख खान को लड़की भगाना है, लेकिन वो लड़की अभी तक आई नहीं है। सारा घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, 3 घंटा निकल गया, रेलवे स्टेशन में बैठा, अब आएगी ऐसे ऐसे कर रहा, अब आएगी, अब आएगी, हो आ ही नहीं रही है। दोस्त बैठा है, अरे चिंता मत करना आएगी, चिंता मत करना आएगी। तो उसका बाप पहुँच गया वहाँ पे अरे वो देख उसका बाप आ गया, क्या बोलते हैं, हेयर कम्स हर फादर। अचानक से बोलते हैं ना, एक्सक्लेम, क्या क्या देखो क्या देखो उसका बाप आ गया। लड़की तो आया नहीं, बाप आ गया, है कि नहीं। तो ये जो अचानक से जो आपके जज्बात बाहर निकलते हैं ना, जो धुलाई खाने के पहले जो होता है, ठीक है, और जो शुरू होता है हेयर और देयर से, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन होता है, और अचानक से कोई बात कहते हो, लो बस आ गई, अरे लो वो आ गई, अरे लो तुम्हारा दोस्त आ गया, तुम चिंता कर दो, लो ट्रेन आ गई। ये जो बोलते हैं लो ट्रेन आ गई, लो वो आ गया, यही होता है। यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हेयर एंड देयर शुरू होता है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा। आया समझ में। हेयर कम्स द चेयरमैन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, काफी देर से उनका इंतजार हो रहा था, लो चेयरमैन साहब आ गए। देयर गोज, हेयर शी कम्स, इन सब को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखा जाता है। समझा पाया।